9th क्लास। आज हम अपनी यूनिट 5 का सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारा प्रीवियस सेशन में आपको पता है ख़त्म हो गया था। तो सेकंड यूनिट में क्या है, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, कि किस तरह से हम अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमने अभी पिछले सेशन में भी पढ़े हैं कि किस तरह से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। देखो, कंजर्वेशन इज़ अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। कंजर्वेशन का मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्स की किस तरह से हम उसका यूज़ करें ताकि वो ख़त्म ना हो, डिस्ट्रक्ट ना हो, डिग्रेड ना हो, मीन्स उनकी क्वालिटी ख़राब ना हो, वो एक्सप्लॉयट ना हो, ख़त्म ना हो। ठीक है, तो उनको सुरक्षित रखने का मतलब ये है। तो कंजर्वेशन इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज विच कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज बट एट द सेम टाइम प्रिवेंट एक्सेसिव यूज विच में लीड टू डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। तो कंजर्वेशन से आप ये समझ सकते हो कि कंजर्वेशन का मतलब पूरी हमारी टोटल वो एक्टिविटीज़ जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्स से फ़ायदा तो ले सकें बट साथ के साथ हम ऐसा काम करें कि उसका फालतू का, जैसे बर्बाद करने वाला हम बोलते हैं ना, कि उसकी बर्बादी ना करें, उसका एक्सेसिव यूज़ ना करें, जितना हमें चाहिए सिर्फ हम उतना ही यूज़ करें। ठीक है, तो अगर हम एक्सेसिव यूज़ नहीं करेंगे, उनका ध्यान से हम इस्तेमाल करेंगे, तो ना ही उनकी डिस्ट्रक्शन होगी और ना ही नेचुरल रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन होगी, और हमें भविष्य में भी वो अवेलेबल रहेंगे जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यूजिंग दैम मोर एफिशिएंटली एंड लेस वेस्टफुली। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम अच्छे से इस्तेमाल करें, एफिशिएंटली इस्तेमाल करें। जैसे पानी का एग्जांपल है कि हम उसे बर्बाद ना करें, हमें जितना चाहिए पानी हम उतना ही यूज़ करें। ठीक है, अगर इन फ्यूचर हमें नहीं मिलेगा तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजर्वेशन। यही होता है कि हम कंजर्वेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, उनका एफिशिएंटली यूज़ करके और उनको कम वेस्ट करके। ठीक है, तो एट अ फर्स्ट स्टेप वी कैन कंडक्ट द रिसोर्स। हाँ ओके, इसमें ये लिखा है कि अगर हम किसी नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना चाहते हैं तो कंजर्वेशन से पहले हमें एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसका पहले हमें एक पूरा ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब पूरा परीक्षण करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रिसोर्सेज की किस तरह से कंजप्शन हो रही है, और उसी हिसाब से उसको कंजर्व करने के फिर हमें मेथड्स जो है वो तैयार करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एक ऑडिट करेंगे, एनर्जी का यूज़ किस तरह से किया जा रहा है, पहले उसका हम परीक्षण करेंगे। हम देखेंगे कि क्या एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज़ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वेंटिलेशन सिस्टम है कि नहीं है, लाइट सिस्टम किस तरह का है, जो आपकी सूरज की किरणें हैं, सनलाइट है, वो कमरों में आ रही हैं कि नहीं आ रही, बिल्डिंग में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। तो ये सारा हम परीक्षण पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उस जो हमारी एनर्जी है उसको सेव करने के हम तरीके जो है वो प्लान करेंगे। जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ट्यूबलाइट्स की जो डस्ट उस पर बैठ जाती है तो वो हम 2-3 महीने बाद जो है उसको साफ़ कर सकते हैं, ताकि हमें जो बल्ब्स हैं या जो हमारी ट्यूबलाइट्स है उससे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा लाइट मिल सके। हम अपने जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं उसकी रेगुलर सर्विसिंग करा सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिससे कि वो एफिशिएंटली हमारा काम करें और कम एनर्जी में वो हमें हमारा काम करके दें। तो प्रॉपर सर्विसिंग होना भी बहुत ज़रूरी है हर एक होम अप्लाइंस की। ठीक है, और स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज़। और जैसे हम लाइट नहीं यूज़ करें, जैसे किसी कमरे में हाँ कोई भी नहीं है, या फिर हम अपना काम कर रहे हैं, टीवी ऐसे ही चले जा रहा है, लाइट्स ऐसे ही चली जा रहे हैं, तो हम उनको बंद कर सकते हैं। और डिवाइसेस जैसे सपोज लैपटॉप पे भी आप काम नहीं कर रहे हो या कंप्यूटर पे आप काम नहीं कर रहे हो, फिर भी वो ऑन है, तो आप इन सब चीज़ों को फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं टू कंजर्व एनर्जी। तो ये तरीके हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें एनर्जी को सुरक्षित रखना है, कंजर्व करना है, बचाए रखना है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑल्सो हेल्प इन सेविंग फॉसिल फ्यूल्स एंड मनी। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा कि अगर हम धीरे धीरे हर रोज़ अपनी बिजली बचाएंगे तो फॉसिल फ्यूल की भी सेविंग होगी और साथ के साथ हमारे पैसे भी बचेंगे। नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्स में, जैसे एनर्जी का हमने पढ़ लिया, सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल कंजर्वेशन का मतलब ज़मीन, जो हमारी धरती है, जो मिट्टी है हमारी,
मिट्टी को किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। पहले मिट्टी की कंजर्वेशन का मतलब क्या है वो हम पढ़ते हैं। मिट्टी की कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हम ये देखें कि कहीं मिट्टी से सॉइल इरोजन तो नहीं हो रहा, मृदा अपरदन तो नहीं हो रहा है, क्या सॉइल की फर्टिलिटी कम तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर हम सॉइल जो मृदा अपरदन है उसको रोकने के तरीके ढूंढ सकें या उसको अप्लाई करें, मृदा अपरदन ना होने दें, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम मेजर्स करें कि हमें किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है, उसको और इम्प्रूव करवाना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी सॉइल कंजर्वेशन में आती हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा और सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम मैन्योर डाल सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, और साथ के साथ हम क्रॉप की रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब कि जैसे एक साल हमने एक क्रॉप उगाई है तो दूसरे साल हम दूसरी तरह की क्रॉप उगाएंगे, सेम क्रॉप नहीं उगाएंगे, क्योंकि अगर सेम क्रॉप हम हर साल उगाते रहेंगे तो क्या होगा, जो हमारी मिट्टी से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जैसे हमारे जो साथ में जो हमारे खरपतवार होते हैं ना, जिसको वीड्स कहते हैं, तो वो भी ज़्यादा उग जाते हैं उस पर्टिकुलर जो क्रॉप से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम क्रॉप की रोटेशन करते रहेंगे तो जो मिट्टी की बोलते हैं ना फर्टिलिटी, वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि कुछ हमारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो, जैसे सपोज हमारी जैसे मटर की खेती ले लो, वो नाइट्रोजन को हमारी मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो अगर अगले साल भी हम मटर ही उगाएंगे ना, तो क्या होगा, मिट्टी में हमारे नाइट्रोजन की कमी ऑलरेडी थी, पहले साल हो गई थी, तो अब सेकेंड ईयर भी अगर हम उगा रहे हैं तो फिर वो क्रॉप जो है वो अच्छी नहीं आएगी, फसल की पहले तो पैदावार ज़्यादा नहीं होगी और दूसरी वो क्वालिटी वाइज जो है वो अच्छी मटर नहीं उगेगी। ठीक है, तो अगर हम उसकी क्रॉप रोटेशन करते हैं, अगले साल जैसे हम सपोज बीन्स को उगा देते हैं, तो बीन्स से क्या होगा, बीन्स हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को फिर ऐड अप होने में मदद करती है। तो कुछ क्रॉप्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ले लेती हैं और दूसरी क्रॉप दूसरी तरह की न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, या क्रॉप जो एक कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती है जो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाती हैं, जैसे बीन्स हमारा एग्जांपल है इसमें। ठीक है, तो अगर हम क्रॉप को रोटेट करेंगे ईयर बाय ईयर तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बरकरार रहेगी। ठीक है, और हमारी क्रॉप जो है वो भी अच्छी ईल्ड होगी, अच्छी पैदावार होगी और अच्छी गुड क्वालिटी की होगी। तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हम कर सकते हैं, जो कि सॉइल कंजर्वेशन में आता है। तो हम खाद वगैरह डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम उसमें साथ के साथ क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग। ग्रेजिंग पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेजिंग का मतलब समझते हो ना, जैसे हमारी गाय भैंस, जो बकरी है, शीप है, जिसको भेड़े बोलते हैं, तो वो क्या करती है, वो फील्ड्स में जाती है और फिर वो जो घास वगैरह चरती हैं। ठीक है, तो उस ग्रेजिंग पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्पेसिफाइड एरियाज़ में ही हम ग्रेजिंग अलाउ करें, सब जगह हम ग्रेजिंग अलाउड ना करें, तो भी हमारी सॉइल कंजर्व हो जाती है, कंजर्व हो सकती है। तीसरा है रीफॉरेस्टेशन। आपको पता है कि जितने ज़्यादा हम ट्रीज़, हम वेजिटेशन को प्लांट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी सॉइल इरोजन कम होगी। ठीक है, तो रीफॉरेस्टेशन हम कर सकते हैं। टेरेसिंग क्या होता है, टेरेसिंग आप सब जानते हो, हमारे हिमाचल में तो टेरेसिंग से ही ज़्यादातर हमारी खेती होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारी एक ढलान है, स्लोप है, उसको हम कई सारे फ्लैट फील्ड्स, मतलब समतल फील्ड्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर उन समतल फील्ड्स के ऊपर हम खेती करते हैं। तो उससे क्या होता है, अब देखो, अगर हम स्लोप वाले एरिया में ही अपने प्लांट्स को उगा देंगे तो उससे क्या होगा, जो जैसे रेन वाटर हुआ, बारिश हुई या पानी है, किसी तरह से भी हम उसमें दे रहे हैं, चाहे है ना, वाटर पंप से दे रहे हैं या फिर अगर रेन वाटर से आ रहा है, तो पानी ढलान की वजह से एकदम से फटाफट से नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा और पौधों को टाइम नहीं मिलेगा उसको एब्जॉर्ब करने में, ना ही वो भौम जल में एब्जॉर्ब हो पाएगा, वो एकदम से ढलान से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम टेरेसिंग करते हैं तो अगर फ्लैट फील्ड्स होंगे ढलान के बीच बीच में, तो क्या होगा, पानी वहाँ पर रुक जाएगा। पानी के रुकने से क्या होगा, पेड़, जो पौधे हमने जो क्रॉप्स लगाई होंगी वो उसको एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और जो भूमि के अंदर जल जाएगा वो भी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने के बाद मतलब वहाँ पे चला जाएगा पानी। ठीक है, तो टेरेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्लोपी एरियाज़ में, जहाँ पे हमें क्रॉप्स लगानी होती है, फील्ड लगाने होते हैं।
ठीक है। तो उससे भी हमारी सॉइल कंजर्वेशन होगी, हमारी जो वहाँ पर भी पानी के एकदम से पानी भी एकदम से नहीं गिरेगा, और जो सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होगा, वो भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आता है, हम पांचवा क्या कर सकते हैं, लास्ट वन है कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग क्या है कि जैसे स्लोप है, स्लोप के साइड में एक राइट एंगल पे मीन्स 90 डिग्री के कोण पे हम प्लोइंग कर सकते हैं, जिससे कि जो फरोज होते हैं ना, जो एक बारीक बारीक से जो जिससे पानी फ्लो करता है, तो वो फरोज जो है उस पानी को रोक सकती हैं, फिर उससे वहाँ से पानी नीचे को नहीं जाएगा, वहाँ से पानी जो है आपका ट्रैप हो सकता है, रुक सकता है। और फरों से जब पानी रुक जाएगा तो क्या होगा, वही सेम चीज़ कि प्लांट्स को पानी एब्जॉर्ब मतलब वो भूमि जल में चला जाएगा, और पानी जो है फिर प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जिससे कि इस कंटोर फ्लोइंग से क्या होता है, सॉइल इरोजन भी नहीं होता, एकदम से मिट्टी भी पानी के साथ बहती नहीं है, उसको भी एक सपोर्ट मिल जाती है रुकने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हम जो मिट्टी की हमारी उपजाऊपन है और मृदा अपरदन है, सॉइल इरोजन है, उसको हम रोक सकते हैं। तो ये 5 मेजर्स है कि हम किस किस तरह से सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए, मीन्स मैन काइंड के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ठीक है। पानी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है ना। तो किस किस मेथड से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। देखो, सबसे पहला है कि जो कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ अगर हम पौधे वगैरह उगा दें तो हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। कैचमेंट एरिया सबसे पहले क्या होता है, कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से अगर बारिश हो रही हो तो वहाँ से इकट्ठा होकर के पानी सारा उस एरिया में आ जाता है। ठीक है। तो अगर उस एरियाज़ में हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो क्या होगा कि वो प्लांट्स जो है वो मतलब पानी जब सॉइल के अंदर चला जाएगा तो फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसी तरह से इवेपोरेशन होकर पूरा एक जल चक्र जो है वो बन जाएगा। और साथ के साथ जो पानी है ना, वो भौम जल को भी, जो उसका लेवल होता है उसको भी बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है, एक तो हमें कैचमेंट एरियाज़ ज़रूर लगाने चाहिए। कैचमेंट एरियाज़ हमें पानी को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। जो रेन वाटर आता है ना, तो उसको पानी को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। तो उन एरियाज़ में हमें वेजिटेशन लगानी चाहिए, जिससे कि सॉइल में पानी खड़ा रहेगा। ठीक है। और जब सॉइल में पानी खड़ा रहेगा तो आपको पता है धीरे धीरे फिर सॉइल के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, जो ग्राउंड वाटर होता है, उस वहाँ पर वो फिर चला जाएगा। ठीक है। बट अगर कैचमेंट एरियाज़ नहीं होंगे तो धीरे धीरे पानी जो है आगे से आगे जा कर के फिर लेक्स, रिवर्स वगैरह में चला जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा भौम जल भी बढ़े, तो उसके लिए हम वहाँ पर वेजिटेशंस लगा सकते हैं। ठीक है। जिससे पानी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ा रहेगा और एब्जॉर्ब होने में हेल्प मिलेगी, एकदम से पानी चला नहीं जाएगा। सेकंड क्या है, अगर हम डैम्स एंड रिजर्वायर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पता है ना डैम्स क्या होते हैं, बांध होते हैं, और रिजर्वायर्स क्या होते हैं, जलाशय वगैरह होते हैं। तो उसको भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ताकि जो हमारी वाटर की सप्लाई है वो हमारे खेतों तक जा सके, और साथ के साथ हम वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। आपको होता है ना, डैम से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो तीसरा हम क्या कर सकते हैं, सीवेज का जो भी गंद निकलता है, जैसे मल बोलते हैं इसको, सीवेज को, तो जितना भी सीवेज है उसको हमें ट्रीट करना चाहिए, मीन्स उसको केमिकली हमें साफ़ करना चाहिए, और फिर उसके बाद रेजरवायर्स में जो है उसको छोड़ना चाहिए। तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलता है, हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है, उसको पहले ट्रीटमेंट से, प्रॉपरली ट्रीटमेंट से उसको साफ़ करना चाहिए, और फिर ही उस पानी को जो है रिवर्स के अंदर रिलीज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारा वाटर कंटेमिनेट नहीं होगा। ठीक है। और फिर सुरक्षित होगा। चौथा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वही सेम चीज़ कि उसको पहले हमें ट्रीट करना चाहिए, और उसके बाद हमें उसको रेजरवायर्स या लेक्स हैं, जिस जिस तरह का भी रेजरवायर है, लेक है, रिवर है, उसमें फिर छोड़ना चाहिए। तो ताकि जो इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स हैं वो हमारे पानी के अंदर ना आ सके, हमारे रेजरवायर्स में ना आ सके। पांचवा पॉइंट है जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर इन आवर डे टू डे लाइफ। हम हर रोज़ सुबह से लेकर रात तक पानी का यूज़ करते हैं, बट हम उसको सावधानी से यूज़ करें, जितना चाहिए हमें उतना यूज़ करें, उसकी फालतू की वेस्टेज ना करें। ठीक है। तो इस तरह से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। 6 पॉइंट में क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन बाय स्टोरिंग रेन वाटर एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। जैसे हमने पहले पॉइंट में बात की थी कि जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, अगर हम उसको हार्वेस्ट कर लें,
हार्वेस्ट का मतलब, और जैसे कि हम उसको इकट्ठा कर लें कहीं पर, अगर जैसे कोई एक हिली अगर जैसे कोई हिल हिल स्लोप से पानी आ रहा है, तो अगर हम उसको इकट्ठा कर लें और उसके बाद, ठीक है, अगर कहीं हिल स्लोप से अगर पानी इकट्ठा आ रहा है और हम उसको अगर स्टोर कर लें, तो हम उसका यूज़ कई तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हम फील्ड्स में पानी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसको साफ़ करके हम आगे फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ के साथ हम ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज का मतलब वही कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो रेन वाटर को हमने इकट्ठा कर लिया ना, फिर धीरे धीरे हम उसको एक फ्लैट सरफेस पे, सॉइल पे हम उसको फेंक देंगे, जिसमें हमारे प्लांट्स वगैरह भी होंगे, तो धीरे धीरे और उस सॉइल से पानी हमारा भौम जल में चला जाएगा, और भौम जल भी जो है हमारा जो एक उसका एक पूरा एक टेबल लेवल रहता है, तो वो लेवल जो है कम नहीं होगा, ठीक है, जो आजकल कम हो रहा है। तो उसमें भी उसको मेंटेन रखने में भी, ग्राउंड वाटर को मेंटेन, उसके लेवल को मेंटेन रखने में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्पफुल होगी। सेवंथ आता है वाटर शेड, विच इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंड विद इट्स वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इंक्लूड सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट फॉर डेवलपिंग वेजिटेशन कवर इन द एरिया। वाटर शेड्स, आपको पता है वाटर शेड्स क्या होते हैं? वो सारे एरियाज, मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया जो कि सारे के सारे पानी को इकट्ठा करता है। जैसे अगर हमारे घरों से पानी आ रहा है, ठीक है, हम किसी फैक्ट्री से पानी आ रहा है, या कहीं किसी भी एक ऑफिस से पानी आ रहा है, ठीक है, कहीं से भी पानी आ रहा है, जैसे पानी इकट्ठा किया हुआ सारा एक जगह पे जब हो जाता है, तो वो धीरे धीरे रिस करके रिवर्स में, लेक्स में, फिर अल्टीमेटली ओशंस में चला जाता है। तो ये होते हैं वाटर शेड, जो इकट्ठा पानी होता है ना, और फिर वो धीरे धीरे एक जगह पे इकट्ठा होता है, तो उसको वाटर शेड बोलते हैं। तो वो जो वाटर शेड होता है, फिर वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, मतलब वाटर शेड बनाने से क्या होता है, फिर पानी धीरे धीरे सॉइल में चला जाता है, और फिर आगे ओशंस तक चला जाता है फॉर डेवलपिंग। और फिर साथ में हम वाटर मैनेज भी कर सकते हैं वेजिटेटिव कवर को डेवलप करने में इन द एरिया। जैसे हमने पानी इकट्ठा कर लिया ना कहीं पे, फिर हम उस एरिया में जितनी भी वेजिटेटिव क्रॉप्स हमने लगाई हुई हैं, जिस जिस भी तरह का हमने प्लांट्स वेजिटेशन लगा रखा है, उसमें भी वाटर सप्लाई करने में वो हेल्प होता है, तो हम वाटर को वहाँ भी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें 7 पॉइंट्स पढ़े कि हम किस किस तरह से अपने वाटर को जो है, पानी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट सेम आ गया एनर्जी कंजर्वेशन, जो भी हमने पहले भी पढ़ा था, कि हम अपनी डेली रूटीन में अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये नॉन रीन्यूएबल होते हैं, ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो हमें इसको जितना हो सके उसको सुरक्षित रखना चाहिए, जितना हो सके हमें उनको कंजर्व रखना चाहिए। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और एनर्जी मीन सेविंग देम एंड यूजिंग देम एफिशिएंटली, ठीक है। कंजर्विंग का मतलब तो शुरू में भी बता दिया था ना, कि किस तरह से हम जो है उसको यूज़ करें, और किस तरह से उनको एफिशिएंटली यूज़ करने के बाद सेव करें। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, जिसमें बता रखा है कि हम किस किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहला वही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कि लाइट्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, फैंस को, टीवी को, और जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, जब वो यूज़ में नहीं है तो हमें उनको बंद कर देना चाहिए। ट्यूब लाइट्स का यूज़ करना चाहिए बल्ब्स की बजाय, क्योंकि ट्यूब लाइट ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। फिर बल्ब्स और ट्यूब्स को साफ़ करते रहना चाहिए। फिर रिमूव डस्ट ऑन द ट्यूब्स, ये हो गया। यूज़ प्रेशर कुकर टू सेव एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग, कि अगर हमें कुकिंग करनी है तो हमें प्रेशर कुकर्स का यूज़ करना चाहिए, ओपनली उसको नहीं बनाना चाहिए, लिड लगा करके बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी एनर्जी सेव हो सके और खाना भी जल्दी बन सके। और फिर क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, गीज़र्स हैं, हीटर्स हैं, या ड्रायर्स हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह का ये सारे अप्लाइंसेस काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इन गीज़र्स का, एयर कंडीशनर्स का, हीटर्स का, ड्रायर्स का तभी यूज़ करें जब ज़रूरी हो, अदरवाइज़ इनका यूज़ ना करें। डू नॉट कीप द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक आप रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन ना रखें, फ्रिज का डोर ओपन ना रखें। जैसी कोई चीज़ निकाली फटाफट से उसको बंद कर दिया, ठीक है।
और कूल हॉट फूड बिफोर पुटिंग इन द रेफ्रिजरेटर, अगर आपने फ्रिज में कोई चीज़ रखनी है तो पहले उसको ठंडा होने दें और फिर उसको निकालें। इसी तरह से अगर कोई फ्रिज से निकाल करके आपको गर्म करनी है कोई चीज़, तो पहले उसको आप काफ़ी देर, मतलब जैसे अगर आपने अभी कोई चीज़ खानी है तो उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले निकाल दें फ्रिज से, ठीक है, ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर आप उसको गर्म कर लें, ठीक है। ये बैक्टीरिया वाइज भी ठीक रहता है और वैसे भी आपकी एनर्जी को भी सेव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि यूज़ मेथड्स ऑफ कुकिंग दैट यूजेस लेस एनर्जी, जैसे हमने पहले ही बात कर दी, प्रेशर कुकर का, सोलर कुकर का हम यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने में, ठीक है, सोलर कुकर का भी हम यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने में। ट्रैवलिंग इन अ बस और ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप इन अ कारपूल, हाँ, कि अगर हमें अकेले जाने की बजाय अगर हम बस में जाएं या फिर हम कारपूल लें, कारपूल मीन्स एक ही कार में काफ़ी सारे लोग इकट्ठा जा रहे हो, तब वो ज़्यादा बेस्ट है अगर आपको एनर्जी कंजर्व करनी है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। फिर आता है फूड कंजर्वेशन। फूड कंजर्वेशन का मतलब भी वही कि हम खाने को बर्बाद ना करें, हम इस तरह से मेथड्स अप्लाई करें कि हमारा खाना जो है वो बचा रहे, काफ़ी लंबे समय तक हम उसको कंज्यूम कर सकें, ठीक है। जैसे हम और फिर वो शॉर्टेज भी नहीं होती ना, जैसे फूड कंजर्व करके रखेंगे तो जो शॉर्टेज है उसके समय पे हमें वो मदद करेगा। अगर हम हमेशा ही खाना ऐसे फेंकते रहेंगे तो क्या होगा कि खाने की बर्बादी होगी। तो अगर हम फूड को कंजर्व करेंगे और हम उतना ही खाना बनाएंगे सबसे पहले कि जितना हमें चाहिए, तो वो फूड कंजर्वेशन में आएगा। फूड इज स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज ऑन लार्ज स्केल, हमने पहले भी बात की थी कि जो फूड आइटम्स होती हैं वो वेयर हाउसेज में लार्ज स्केल पे सेव की जाती है। जैसे हमने होलसेलर की बात की थी ना पहले सेशंस में, तो होलसेलर भी क्या करते हैं, इकट्ठा बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी का सामान ले लेते हैं और फिर उसको, वेयर हाउस क्या हुआ, एक जगह हुई, मीन्स एक बिल्डिंग हुई जहाँ पे वो उस फूड आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फूड को वेयर हाउसेज में लार्ज स्केल पे स्टोर किया जाता है। हम इवन अपने फ्रिज में जो है उस मतलब खाने को स्टोर करते हैं, है ना, फ्रिज होते हैं ना हम सबके घर में, ताकि हम थोड़े समय के लिए उसको खाने को जो है वो प्रिजर्व कर सके, एकदम वो खाना ख़राब ना हो बाहर गर्मी में खासकर। फूड इज ऑल्सो प्रिजर्व थ्रू वेरियस methods टू प्रिवेंट द spoilage ड्यू टू हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है खाना हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरियाज की वजह से और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो हम कई सारे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं कि हमारा खाना वो स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो। जैसे हम पैकेज्ड फूड लेते हैं ना, तो वो सारा फूड कंजर्व करने वाले मेथड्स का यूज़ करके ही पैकेजिंग उसकी होती है। हम जो है उसका जो एक लिमिट पीरियड होता है ना फूड का ख़राब होने का, उससे ज़्यादा उस मतलब टाइम पीरियड को हम बढ़ा सकते हैं, ओके। तो ये फूड कंजर्वेशन में आया। फिर आए हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जंगलों को सुरक्षित रखना। तो जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सरकार काफ़ी सारे इस तरह के जो है एक्शंस लेती है जिससे कि फॉरेस्ट कंजर्व हो सके। बट फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हम लोगों का भी काफ़ी योगदान रहता है, खासकर जो फॉरेस्ट में जो कम्युनिटी रहती है और जो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। सिर्फ सरकार के ही करने से नहीं होगा, हम सब की पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी फॉरेस्ट है उसको बचाए रखना और नए फॉरेस्ट को उगाना, नए फॉरेस्ट को बनाना, ठीक है। तो ये होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेकंड सेशन। आज का सेशन छोटा था, इसमें हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स, एनर्जी की कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? नंबर 1 सेविंग एनर्जी, हाँ ये सही आंसर है। प्रोड्यूसिंग एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन में सिर्फ सेव करना होता है, प्रोड्यूस करना नहीं होता, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं आएगी। तीसरा है यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, यस, कंजर्वेशन में हम एनर्जी को किस तरह से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं वो भी आता है, तो तीसरा पॉइंट भी सही है। चौथा है क्रिएटिंग एनर्जी सोर्सेज, नहीं ये गलत है, क्रिएट करना प्रोड्यूस करना नहीं आता। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मल्टीपल चॉइस में, इसमें दो आंसर सही है, सेविंग एनर्जी और तीसरा है यूजिंग, दूसरा पॉइंट जो सी में है यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन से आ रहे हैं? देखो कोल आता है, डीजल आ रहा है, सन नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा क्योंकि वाटर भी रिन्यूएबल है। तो पहले दो आंसर्स आएंगे कोल एंड डीजल।
तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मींस कि जो दोबारा से बन जाते हैं, तो कोल नहीं आएगा, सोलर एनर्जी आएगा, सीएनजी नहीं आएगा, पेट्रोलियम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, सिर्फ सोलर एनर्जी आएगा, जो कि रीन्यूएबल रिसोर्स में आएगा इन चारों में से। फिर आते हैं हमारे शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 3 एक्शंस विच यू कैन टेक टू कंजर्व एनर्जी। देखो हमने बहुत सारे वेज एक्शंस पढ़े जिस तरह से हम किस तरह से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इतने सारे इस टेबल्स में पढ़े थे ना, तो कोई भी आपने 3 पॉइंट जो आपको अच्छे लग रहे हो इसमें, तो कोई भी 3 पॉइंट आप लिख देना। 3 एक्शंस टू कंजर्व एनर्जी, ये वाले, इनमें से कोई भी 3 लिख देना। ये लिखा है ना, वेज ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख लेना। उसके बाद है, डिस्क्राइब एनी 3 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। देखो वाटर कंजर्वेशन के भी हमने कई सारे मेथड्स पढ़े हैं, 7 पॉइंट्स पढ़े थे ना हमने, हाँ इधर। ठीक है, तो आप इसमें से कितने पॉइंट्स बोला लिखने के लिए, इसमें भी 3 ही पॉइंट्स लिखने हैं, तो कोई भी 3 मेथड्स आप लिख देना। उसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। कहने का मतलब सॉइल कंजर्वेशन क्यों करते हैं हम, क्यों करनी चाहिए, क्या महत्वता है सॉइल को सुरक्षित रखने का। तो पर्पस में क्या आता है कि सॉइल को हम क्यों कंजर्व करते हैं, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, पर्पस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कि सॉइल कंजर्वेशन करनी क्यों ज़रूरी है। तो सॉइल कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि सॉइल इरोजन ना हो और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इसमें पर्पस दिया होगा, तो आप यही लगेगा, पर्पस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज टू चेक सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स। ठीक है, तो ये आपने आंसर लिखना है, बस इतना सा ही इसमें आंसर आएगा। ठीक है, द पर्पस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज टू चेक सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स। तो बेटा इसमें एक ही लाइन आएगी आंसर में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है, स्टेट एनी 3 वेज बाय विच वी कैन सेव एनर्जी। ओके, ये तो रिपीट ही हो गया कि हम एनर्जी को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो इसमें जो आपने ऊपर कोई 3 मेथड्स लिखे होंगे, आप उसको भी सेम दोबारा लिख सकते हो, या फिर कोई नए 3 पॉइंट्स भी आप किस तरह से एनर्जी सेव कर सकते हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी 3 पॉइंट्स आपने फिर से इसमें लिखने हैं, तो आप सेम भी लिख सकते हो और डिफरेंट भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेकंड सेशन। ओके बेटा।